हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आई की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो इकोनॉमी की हम लोग को यहाँ पे 2 लेसन हो चुकी थी, एक लेसन और बची है जो कि आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ। कुछ टॉपिक यहाँ पे बची हुई है जिसको कि आज हम लोग देख लेते हैं। तो पहले लेसन में हम लोग यहाँ पे कमर्शियल कोल माइनिंग तक डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, एग्रीडेक्स है एक इंडेक्स है उसके बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में देखेंगे। तो ये सारी टॉपिक्स है जिसको हम लोग को देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है या फिर प्रीवियस मंथ की यहाँ पे आपको विजन एक्स की करंट अफेयर्स मैगजीन चाहिए, तो बस एक काम कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो स्टार्ट करते हैं ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक एक्सपर्ट पैनल जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी सेबी के द्वारा आपका सेटअप किया गया था, जिनके द्वारा एक अच्छा खासा नॉर्म्स बनाया गया है, वो भी किस लिए? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो ये होता क्या है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि एसएसई कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक आपका फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता है कि वो शेयर खरीद सकते, वो भी सोशल इंटरप्राइजेस में। और साथ ही साथ जो है ना, जिसमें कि एक्सचेंज यहाँ पे वेटेड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे हो कि यहाँ पे एनएसई है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज है अपने शेयर को जो है वो पब्लिश करते हैं, और फिर उसके बाद जो है अदर कंपनी या फिर आप लोग जितने कॉमन इंडिविजुअल्स भी है, तो वो लोग यहाँ पे शेयर को परचेज करते हैं, ठीक है। वो लोग शेयर को जो है ना वो बेचते हैं, और हम लोग जो है परचेज भी करते हैं। शेयर परचेज करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों कोई कंपनी अगर शेयर यहाँ पे परचेज कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि उनको फंड की ज़रूरत है, इससे फंड रेज होता है, ठीक है। आप लोग भी शेयर मार्केट में अपनी अगर शेयर लगाते हो, तो उससे भी आप लोग को पता चलता हो कि आप लोग भी वहाँ पे जो है फंड रेज करते हो, तो ये सारा काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग ही प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि अगर कोई इन्वेस्टर्स है, अगर वो चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो वो आराम से जो है इस तरह की कंपनी में वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशल इंटरप्राइज, जिसमें कि आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है, यानी कि मेनली वो अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे आते हैं, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे अचीव करना, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना या फिर क्लीन एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो सोशल से ही आप लोग समझ सकते हो कि सामाजिक कार्य के लिए अगर किसी भी तरीके का आपका फंड को रेज करने का काम किया जा रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इससे जो भी आपका फंड रेज होगा, तो फर्दर क्या किया जाएगा कि फर्दर यहाँ पे हेल्थ केयर में प्रोवाइड किया जा सकता है, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे आपका इसके लिए फंड रेज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो और समझ सकते हो। एजुकेशन के लिए, तो समाज कल्याण के लिए जो यहाँ पे फंड रेज किया जा रहा है, उसको हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं। आइडिया जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, वो यहाँ पे सोशल इंटरप्राइजेस को लिस्ट करना और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका कैपिटल रेज करने के लिए है, साथ ही इक्विटी भी, डेट भी, या फिर जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड देखते हो, तो ये सारी चीज़ों को ना ऑलरेडी हमारे यूनियन बजट 2019-20 में आपका इंक्लूड किया गया था। बाद में सेबी के द्वारा एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसके थ्रू वो बता रहे कि जो यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए क्या एक अच्छा खासा जो है नॉर्म्स होना चाहिए, वो नॉर्म्स यहाँ पे अब बनाया जा रहा है। मोस्ट प्रोमिनेंट अगर हम लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में देखें तो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के? तो यूके, कनाडा, यूएसए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और मॉरिशस के हैं। लेकिन इस तरीके का जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाया जा रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट है, किस तरीके का बेनिफिट है? अगर हम लोग यहाँ पे बेनिफिट देखें तो इससे हमारी जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगी। तो देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे। सबसे पहला है कि इससे क्या होगा ना कि फंड अनलॉक होगा, यानी कि डोनर जो है ना आराम से यहाँ पे फंड दे पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर है, सीएसआर में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखो कि कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, सामाजिक कल्याण करने के लिए जो है वो इस तरीके का काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे एज पर द ब्रोकिंग इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, तो आज की डेट में ये बताया जा रहा है कि जितने भी सोशल इंटरप्राइजेज है, उसमें सिर्फ 7% ही है जो कि यहाँ पे डेट को एक्सेस कर पाते, इक्विटी को एक्सेस कर पाते, जो कि उनके
ग्रोथ के लिए बैरियर होता है और सस्टेनेबिलिटी के लिए बैरियर होता है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि बहुत सारी कंपनी ऐसे होते हैं जो कि अपने को रन करने के लिए जो है ना, उनको फंड की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे डेट ले लेते हैं, यानी कि लोन ले लेते हैं। फर्दर जो है वो तो कर्ज में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, अगर वो टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाते तो इससे क्या होता है कि कंपनी उसके ऊपर जो है डेट आ जाता है। तो डेट के कारण जो है ना, वो अच्छी तरीके से वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, फर्दर जो है वो फंड का अरेंज नहीं कर पाते, फर्दर जो है इन्वेस्टर्स उस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी इतना जो है बहुत सारे ह्यूज डेट रखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी ना ग्रो कर पाता है, कंपनी ना सस्टेनेबल तरीके से रह पाता है। तो ये जो सोशल इंटरप्राइजेस की जो लिस्टिंग होगी ना एसएसई में, इससे क्या होगा कि उनकी विजिबिलिटी बढ़ पाएगी, लोग जो है देख पाएंगे, इन्वेस्टर्स समझ पाएंगे कि ये अच्छा अच्छा इस तरीके के सोशल इंटरप्राइजेस है जो कि वर्क कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए। साथ ही यहाँ पे जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस तरीके के देख पाएंगे। और ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि वो सोशल सेक्टर्स को सही तरीके से समझे, और उनको क्या होगा ना कि एक रास्ता मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके के सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हेल्थ केयर में करना चाहते हैं तो वो हेल्थ केयर में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट आपका जो है सेक्टर मिल जाता है, उनको फर्दर जो है चॉइसेस मिल जाती है। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी बैंक है, एनबीएफसी है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अदर्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना फंड रेज कर सकते हैं इस तरीके के सोशल सिक्योरिटी सोशल सेक्टर्स आपका स्टॉक एक्सचेंज से। और साथ ही साथ क्या होगा कि सोशल इंटरप्राइजेस की जो ग्रोथ जर्नी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अच्छा खासा इम्पैक्ट हो पाएगा बैंकों का, एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। ठीक है, तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इससे क्या होगा कि जो एसेंशियल सोशल सर्विस है वो इम्प्रूव हो पाएगा। सोशल सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट जैसे जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, क्लीन हेयर है, क्लीन एनर्जी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो है लोगों तक पहुँचा पाएंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लार्ज पूल होगा सोशल कैपिटल का, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे पैसे आ पाएंगे, जिससे कि यहाँ पे जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। यहाँ पे सारे कंपनीज को सही तरीके से जो है फाइनेंस मिल पाएगा और सही तरीके से वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये काम जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ओवरऑल ये सारे यहाँ पे जो है बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि सोशल स्टॉक जो आपका एक्सचेंज है, इससे यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फ़ायदा होगा, जो कंपनीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट में है उनको भी फ़ायदा होगा, वो यहाँ पे जो है फंड रेज कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए अलग तरीके से फ़ायदा होगा कि वो बेटर समझ पाएंगे कि किस फील्ड में उनको इन्वेस्ट करना है। साथ ही वो सही तरीके से जो है ना कंपनीज को जो है एनालाइज भी कर पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि इनके फेवर में बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस है जो कि आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि इनके लिए एक सही तरीके से नॉर्म्स लेकर आया जा रहा है। तो क्या इशू है ये देख लेते हैं। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे कोई भी कंसेंसस नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है सोशल इंटरप्राइज, यानी कि सोशल इंटरप्राइज क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपनी आ रहे हैं और कौन कौन नहीं आ रहे, ये अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा देखें तो वो यहाँ पे बताते हैं कि सोशल बिजनेस इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि नॉन लॉस, यानी कि किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी जो कि यहाँ पे क्रिएट किया गया है, और ना ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम जो है ना उसको एड्रेस करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। मेनली इसको जो डिज़ाइन किया जाता है सोशल जो आपका इंटरप्राइजेस होता है, जितने भी सोशल इंटरप्राइजेस है वो मेनली यहाँ पे जो है जितने भी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन हमारे कंट्री में सही तरीके का नहीं है, हेल्थ केयर लोगों को नहीं मिल पाता है, लोग जो है यहाँ पे क्लीन एनर्जी उनको नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए यहाँ पे सही तरीके से बनाया गया है हमारे यहाँ सोशल इंटरप्राइज। और मेन बात ये है कि इसको जो है डिफ़ाइन किया गया है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन यही बात है कि ये क्लियर है भी नहीं अभी तक, मतलब कि लार्ज नंबर पे जैसे कि कुछ ड्राफ्ट अभी बनाया जा रहा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए ना कि सोशल इंटरप्राइजेस किसको कहते हैं, तो अब तक क्लियर नहीं है। मे बी ये जो ड्राफ्ट बन जाएगा तो इसके बाद क्लियर हो जाएगा। सोशल इनिशिएटिव की वैल्यूइंग अगर देखें तो वेलफेयर और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेंचमार्क नहीं है, कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स नहीं है जिनका यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट कर सके। नेक्स्ट है क्योंकि लिस्टिंग करने के लिए जो है ना एक आपका मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड, तो आप चेक करोगे ना कि जो कंपनी को अगर लिस्ट करना है स्टॉक सोशल आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, तो कोई कंपनी की क्राइटेरिया तो होनी चाहिए ना कि उनकी एनुअल टर्नओवर ऐसा हो या फिर 5 साल से वो इस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ तो यहाँ पे क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। तो अब तक वो क्राइटेरिया भी नहीं पता। साथ ही अगर इक्विटी कैपिटल के अलावा देखें तो सोशल इंटरप्राइजेस जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो सही तरीके से डेट ले सके, जिससे कि वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो। और सिर्फ यहाँ पे हैंडफुल ऑफ प्राइवेट इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स जो है ना वो यहाँ पे डेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी जो अर्ली स्टेज ऑफ सोशल इंटरप्राइजेज है ना उसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। इंडिया में अगर देखें तो मोर देन 2 मिलियन सोशल इंटरप्राइजेज है, नॉन प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट और हाइब्रिड मॉडल, जिसको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक सही तरीके से प्लान करे और एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जैसा जो है उसको डिज़ाइन करे। तो ये सारा काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है।
तो यही सारी चैलेंजेस है, ठीक है, ये सारा काम करना है और ये सारे चैलेंजेस है जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये आपका अडॉप्ट किया जा सकता है एक अच्छे तरीके से सोशल इनिशिएटिव को एक्सेस करके, वेलफेयर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करके, साथ ही जो पॉलिसी है और जो रेगुलेटरी रिफॉर्म है उसको लेकर आना है जिससे कि हम लोग इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर सकें और एक स्मॉल सोशल इंटरप्राइजेस की जो है अच्छे तरीके से उसको रिसर्च करें, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, मार्केट पार्टिसिपेंट को एजुकेट कर सके, साथ ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अचीव किया जा सके। और कैसे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। वहीं अगर नीति आयोग की दर्पण पोर्टल देखें जिसमें कि कुछ प्लेटफॉर्म आपका प्रोवाइड किया गया है, कैसे, तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो यहाँ पे दर्पण पोर्टल के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा कि नीति आयोग का दर्पण पोर्टल क्या है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरफ्रेंस है, यानी कि कोई एनजीओ है और गवर्नमेंट की अगर कोई मिनिस्ट्रीज अगर यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ मतलब कि आपस में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वो दर्पण पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ये आपका जो यहाँ पे बताया जा रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रिकमेंडेशन भी दिया गया है पैनल के द्वारा। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि टैक्स स्वैप यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि कुछ एग्जेम्पशंस होगा। आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इसमें एग्जेम्पशंस होगा। कैपिटल गेन टैक्स जो है इसमें एग्जेम्पशंस होगा, यानी कि छूट मिलेगा, जिससे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को ना सही तरीके से हम लोग इंश्योर कर सके, ठीक है। तो कुछ टैक्सेस की यहाँ पे जो है आपका छूट मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या होगा ना कि उनका कैपिटल है, मान लीजिए कि उनके पास जो है ना टोटल यहाँ पे 10 करोड़ का कैपिटल है। अगर इस कैपिटल के ऊपर कोई गेन होता है, जैसे कि शेयर अगर वो मार्केट में परचेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कैपिटल वो उनका गेन होगा, परचेज नहीं, मतलब कि वो यहाँ पे हाँ परचेज कर रहे, बाय कर रहे, तो क्या होगा कि उनके ऊपर जो है इसके ऊपर कुछ कैपिटल गेन होगा। मान लीजिए कि 10% का यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ। अब ये जो कैपिटल गेन होता है, कंपनी क्या करते हैं ना कि इस कैपिटल गेन को जो है ना वो अपने जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ वो यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनको सरकार को भी देना पड़ता है, जितना उनका टोटल कैपिटल है उनके ऊपर उनको एक्स्ट्रा जितना गेन हो रहा है ना उसका कुछ परसेंट जो है सरकार को भी देना होता है। तो ये हो गया कैपिटल आपका गेन टैक्स, ठीक है। तो ये सारे टैक्स को जो है ना यहाँ पे आप छुटकारा दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो स्मॉल आपके सोशल इंटरप्राइजेस है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए, उनके लिए यहाँ पे सही तरीके से जो है काम कर सके वो, क्योंकि ऑलरेडी ये कर्जे में जा रहे हैं, डेट में जा रहे हैं, तो उस तरीके का काम ना हो और वो सही तरीके से ग्रोथ हो सके, सस्टेनेबल वो फील कर सके। दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके के टैक्सेस को जो है हटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे डोनर होंगे, यानी कि डोनर एलिजिबल होंगे जिसमें कि 100% जो है टैक्स एग्जेम्पशंस होगा। यानी कि जो भी डोनर होंगे जो कि इस तरीके के आपके जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे टैक्स को छूट रखा गया है। फर्स्ट टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उनको अलाउ किया गया है कि वो 100% टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेगा उनको इन्वेस्ट करने में। साथ ही यहाँ पे अगर इंडियन रुपीज़ देखें तो 100 करोड़ सेटअप किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट यहाँ पे लाया जाएगा और ओवरऑल जो सेक्टर की डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है फंडिंग को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एनपीओस के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि सोशल सिक्योरिटी आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो इस तरीके का फंडिंग क्रिएट किया जाएगा। ट्रेडिंग अलाउ किया जाएगा सीएसआर के लिए, जिससे कि वो कंपनीज के बीच में जो है वो स्पेंड कर सके। साथ ही सजेस्ट किया जाएगा, यानी कि रिपोर्ट की जाएगी, डिस्क्लोज किया जाएगा जो भी फ्रेमवर्क है, जिससे कि अच्छा खासा जो है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये आपका जो है इसमें आप लोग देखोगे कि जो एग्जिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको यहाँ पे इसी के अंदर लाया जाएगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो बेटर तरीके से लिवरेज हो सके। ओके, सो ये सारा काम इसमें बताया जा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है कि ये जो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या क्यों काम करेगा, क्या बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया गैस एक्सचेंज। सो व्हाट इज़ दिस? इंडिया का फर्स्ट ये गैस एक्सचेंज है जिसको इंडियन गैस एक्सचेंज कहा जा रहा है। रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी, जो कि हमारे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में समझते हैं। ये पहली और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है हमारे इंडिया में, जो कि यहाँ पे नेशन वाइड प्रोवाइड किया जाएगा पूरे कंट्री को। साथ ही ऑटोमेटेड यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि फिजिकल डिलीवरी होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ों का आपका फिजिकल डिलीवर किया जाएगा। और इसको जो रेगुलेट किया जाएगा ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो ये वन ऑफ द 2 पावर एक्सचेंज है इंडिया में, और अदर अगर आप लोग देखोगे तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड प्राइवेट भी है।
ठीक है। अब आते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज का व्हाट इज़ दिस। ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका जो बायर्स और सेलर्स को अलाउ किया जाएगा वो नेचुरल गैस को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं, और स्पॉट मार्केट में भी और फॉरवर्ड मार्केट में भी, साथ ही साथ वो नेचुरल गैस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं 3 हब से इंडिया से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दहेज और हज़ीरा है गुजरात में, काकीनाडा है आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तो 2 जगह गुजरात है और 1 जगह आपका आंध्र प्रदेश है, जिसमें कि यहाँ पे इन दोनों जगह से जो है, इन तीनों जगह से जो है ना इंपोर्ट भी किया जा सकता है। साथ ही इंपोर्टेड लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है एलएनजी है उसको रीगैसिफाइड भी किया जाएगा और फिर बायर्स को भेजा जाएगा, वो भी एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अब यहाँ पे एलएनजी वगैरह जो है ना इसका ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन भी अब इस तरीके का काम किया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये आप लोग देख सकते हो कि मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो बैरियर होता है ना ऑफलाइन प्रोसीजर में, तो वो यहाँ पे हट पाएगा। साथ ही जो प्राइस है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो हमारे यहाँ का जो नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो प्राइस है ना वो सरकार के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, और फर्दर इसको गैस एक्सचेंज में जो है ना आपका सोल्ड नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैस के बारे में बात करें तो पास्ट 2 फिजिकल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो करंट सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस है जो कि आप हमारे यहाँ लेस प्रोडक्टिव है, यानी कि इतना ज़्यादा जो है हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अभी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या प्राइस होगा उसको गवर्नमेंट ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे, लेकिन उसको हम लोग गैस एक्सचेंज में अभी नहीं बेचेंगे। डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस नेचुरल गैस है ना, करेंटली आप देखोगे हाफ द कंट्री नेचुरल गैस जो कंजप्शन है, जितना हमारे कंट्री में कंजप्शन होता है ना उसके हाफ से भी कम जो है हम लोग उतना प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो क्या करना होता है कि हम लोग बाहर से जो है इम्पोर्ट करते हैं, और जितना भी हम लोग को ज़रूरत होता है बाकी जो है हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए इंडियन गैस एक्सचेंज जो है ना हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड एलएनजी है उसके ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा इसके द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड होगा इंडियन गैस एक्सचेंज में ये कंपलसरी होगा, स्पेसिफिक फिजिकल डिलीवरी और जो सेटलमेंट है ट्रेड का उसी के ऊपर होगा। और इसमें क्या है ना कि सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज ए पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कल को यहाँ पे बी पर्सन के पास जो है ए के द्वारा इसको आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर बी के साथ यहाँ पे इंडिया में जो है आपका ट्रेड हो रहा है। तो इस तरीके का नहीं है। अगर शुरू से ए पर्सन के साथ हो रहा है, ए कंपनी के साथ हो रहा है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपके आगे भी इसको जो है आपका चलाया जाएगा। यहाँ पे आप हम लोग एक बात की थी स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, तो ये है क्या? स्पॉट मार्केट है यानी कि पब्लिक फाइनेंस मार्केट है जहाँ पे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और जो कमोडिटीज़ है उसको ट्रेड किया जाता है, यानी कि इमीडिएट डिलीवरी के लिए, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो डिलीवरी किया जाता है उसके लिए यहाँ पे जो भी आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या कमोडिटीज़ है उसको ट्रेड करते हैं जिस मार्केट में, उसको स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रेडिंग मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट के लिए आप लोग समझ सकते हो कि ऑन स्पॉट, और फॉरवर्ड यानी कि तुरंत लेकर तुरंत देना है। तो इस तरीके का जो काम किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। एक फॉरवर्ड मार्केट है, ठीक है, एक फॉरवर्ड मार्केट है जो कि आपका ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस में देखने को मिलेगा, जिसमें कि कुछ प्राइसेस सेट किया जाता है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, और जो फ्यूचर डिलीवरी के लिए कुछ एसेट है उसके लिए यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे प्राइस सेट किया जाता है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो स्पॉट मार्केट है यानी कि जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट जो है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है उसको ट्रेड किया जाता है, और इसकी जो फॉरवर्ड मार्केट है यानी कि आगे फ्यूचर में अगर इसको फॉरवर्ड करना है तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए उसका भी फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 2022 में इंडिया को इस तरीके का जो है ना गैस को आपका एक्सचेंज करना है, एलएनजी को एक्सचेंज करना है, तो आज ही की डेट में ये प्राइस फिक्स हो जाएगा कि ठीक है 2022 में वॉट एवर द प्राइस ऑफ गैस वुड बी, गैस विल बी। लेकिन अभी जो हम लोग इंडिया के साथ अगर फिक्स कर लिए है तो यही प्राइस में हम लोग 2022 में भी इसको परचेज करेंगे। तो ये स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट हो गया, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट लगाया जा रहा है कि इस तरीके का जो स्टेप लिया जा रहा है हमारे यहाँ, ये पहली बार इंडियन गैस आपको एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट है? ये जो एक्सचेंज है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी निकल के आ पाएगा। जो नेचुरल गैस का जो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी होगा, ग्रोथ हो पाएगा, यानी कि जो नेचुरल गैस को हम लोग इंडिया के एनर्जी बास्केट में जो शेयर करते हैं उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी भी आपका यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है जिससे कि जो नेचुरल गैस का शेयर है इंडियन एनर्जी बास्केट में उसको हम लोग बढ़ा पाएंगे। सो 2030 तक हम लोग को 15% तक बढ़ाना है, आज के डेट में 6.5% है। तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा हमारे वैल्यू चेन में, साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि इनोवेटिव बिजनेस मॉडल यहाँ पे बढ़ेगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर एफिशिएंट हो पाएगा, जिससे कि ओवरऑल जो गैस की अफोर्डेबिलिटी है वो यहाँ पे सपोर्ट हो पाएगी। तो ये काम यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन गैस जो एक्सचेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जा रहा है हमारे यहाँ से। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप लोग को पता होना चाहिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आते हैं रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। तो बातें क्या की जा रही है देख लेते हैं। पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट देखने को मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी में, और इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। तो पहले देखते हैं हमारे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। ये फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है हमारे इंडिया का। यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने में। रिन्यूएबल एनर्जी अगर सर्टिफिकेट है या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें जो डिलीवर किया जाता है हमारे यहाँ, वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड से किया जाता है। वहीं अगर पावर एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया लिमिटेड देखें, तो इंडिया का ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड पावर एक्सचेंज है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रांजैक्शन में, और ट्रांजैक्शन करने के लिए जो कि पावर और इसके अलाइड प्रोडक्ट्स में है। ठीक है। रियल टाइम अगर मार्केट देखें इलेक्ट्रिसिटी में, तो है क्या, रियल टाइम मार्केट जो है ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बायर्स और जो सेलर्स हैं उनको यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, जो कि रियल टाइम ऑपरेशंस में देखने को मिलेगा। इसके साथ क्या है कि इसमें आपको ऑक्शंस है, यानी कि नीलामी किया जाएगा, वो भी 48 टाइम्स अ डे, एक दिन में 48 टाइम्स यहाँ पे हो सकेगा, वंस एवरी हाफ एन आवर, यानी कि हर एक आधा घंटा में आपको यहाँ पे ऑक्शंस देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इससे क्या है कि दो प्लेटफॉर्म में ये ऑपरेशनल होगा। सबसे पहले तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, सेकंड यहाँ पे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में आप लोग को पूरी तरीके से डिटेल नॉलेज रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये है आपको पोसोको देखने को मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ये रूट करेगा, यानी कि कहाँ से सप्लाई सोर्स है, फिर कहाँ से कंजप्शन पॉइंट है, तो वहाँ से लेकर एक आपका सप्लाई सोर्स से लेकर कंजप्शन पॉइंट तक जो है ना, यहाँ पे आपका इसको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे रूट यहाँ पे दिखाएगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स यहाँ पे जो है इसके मदद से ही देख पाएंगे कि यहाँ पे जहाँ से आपका निकल रहा है और जहाँ तक जा रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है जा रहा है, ये चीज़ें देख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो रियल टाइम मार्केट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका जो अमेंडमेंट किया गया था, सबसे पहले पावर मार्केट रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया, फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड रेगुलेशन में किया गया, ओपन एक्सेस किया गया है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन रेगुलेशन में। पोसोको के बारे में देख लेते हैं। ये होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जो कि इसको हैंडल करते हैं। इसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव और इफिशिएंट जो होलसेल इलेक्ट्रिसिटी है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है और एक नेशनल लोड आपका डिस्पैच सेंटर है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो है ना नेशनल पावर सिस्टम का, उसको इंश्योर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें रिलायबिलिटी भी होगा, इसमें इकॉनमी भी होगा और सस्टेनेबिलिटी भी होगा। ठीक है। तो देखते हैं कि पोसोको का यहाँ पे आगे कितना ज़्यादा रोल हो पाता है, किस तरीके से ये काम कर पाते हैं। लेकिन रियल टाइम मार्केट को लाया क्यों जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, इससे जो है ना एक अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स है, अगर उनको लगता है कि जितना ज़रूरत है, जितना डिमांड है, उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया है और उससे ज़्यादा अगर हो रहा है, तो वो सरप्लस को जो है ना मार्केट में बेच देंगे। मार्केट में कहाँ बेचेंगे, जो कि दो तरीके के यहाँ पे आपका कंपनी बताया गया है, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। तो इन दोनों में जो है यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है डिमांड पैटर्न में, वो यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। जैसे कि डिस्कॉम है, डिस्कॉम में आपको लोगों को पता है कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो डिस्कॉम के आज के डेट में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फंड की क्रंचेस देखने को मिल रही है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे वो एनर्जी परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी के साथ है। रियल टाइम मार्केट से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चैलेंजेस है ग्रिड मैनेज करने में, तो ये सारा काम हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेचर है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, उस पर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हायर जो क्वांटम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। शॉर्टर बिडिंग टाइम होगा, फास्टर शेड्यूलिंग होगा, डिफाइंड प्रोसेस होगा, यानी कि सही तरीके से अब यहाँ पे जो है ना बिडिंग प्रोसेस आप लोग देख रहे हो कि कम होगा। ऑक्शंस का टाइम जो है आपका यहाँ पे कम रखा जाएगा, लेकिन 48 टाइम्स होगा, तो हर एक हाफ एन आवर में यहाँ पे आपका ऑक्शन का टाइम होगा, तो फास्टर शेड्यूलिंग होगा, सही टाइम पे यहाँ पे जो है रियल टाइम। आप लोग समझ रहे हो कि जैसे आप लोग रियल टाइम आपके पास मैसेज आता है ना, जैसे ही आप लोग मनी विड्रॉ करते हो एटीएम से, तो आपके पास रियल टाइम मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से कितने भी मनीज जो जितना भी आप विड्रॉ करते हो उसकी मैसेज जो है आपको मिल जाता है। तो वो क्या है, वो भी एक रियल टाइम मार्केट है। तो सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा पावर परचेज का,
और जो कंसेप्ट है गेट क्लोजर का, इससे क्या होगा ना कि हमारे शेड्यूल सही तरीके से हो पाएंगे कि मार्केट ऑपरेशन की आवर्स कितनी रही। गेट क्लोजर क्या है, गेट क्लोजर मीन्स क्या होगा ना कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है रियल टाइम मार्केट का, उसका गेट का यहाँ पे आपका क्लोजर होगा। यानी कि जो बिड है ना, अगर वो यहाँ पे पावर एक्सचेंज में सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद वो इनको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे किसी भी स्पेसिफाइड डिलीवरी पीरियड में। तो ये गेट क्लोजर हो गया, यानी कि एक बार काम हो गया तो दोबारा इसको जो है ना आप लोग मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, उसमें कोई भी एडिट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये वाला काम है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बेनिफिट तो देखने को मिल रहा ही है, क्योंकि सरप्लस अगर ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको बेचने का भी यहाँ पे फंडा है। डिस्कॉम कंपनी है जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पे बेटर है। साथ ही यहाँ पे कंपनीज़ को भी पता चल पाएगा कि रियल टाइम में कितना यहाँ पे आपका सोर्स है जहाँ से आपका एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपका जो निकल रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है, इसके बीच में क्या यहाँ पे आपका कितना टाइम लगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो ये रियल टाइम में सारी चीज़ें पता चल पाएगा। फास्ट स्केड्यूल हो पाएगा, यहाँ पे बिडिंग टाइम कम हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों से जो है ना ट्रांसपेरेंसी निकल कर आ पाएगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि एग्री डेक्स है। तो इसमें देखते हैं क्या बातें की जा रही है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, उनके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है और ट्रेडिंग को कमेंस किया जा रहा है कंट्री का फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स, जिसको एग्री डेक्स कह रहे हैं। अब ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग जितना भी देखते आए हैं आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसा हम लोग इनोवेटिव पढ़ रहे हैं कि सब कुछ न्यू पहली बार हमारे इंडिया में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी यहाँ पे जो है हमारे कंट्री का एक फ्यूचर इंडेक्स निकल कर आया है। अब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग ईच एंड एवरी डेटा को सही तरीके से एनालाइज भी कर पाएंगे, रियलाइज भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो अब देखते हैं ये अनाउंस जो किया गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के द्वारा। तो ये जो आपका एनसी डेक्स और एग्री डेक्स है, ये इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है, जिसमें कि जो परफॉर्मेंस है 10 लिक्विड कमोडिटीज़ का उसको ट्रैक किया जाएगा। इसमें आपके दोनों सीजन आते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन। अभी कौन सा सीजन चल रहा है, तो अभी खरीफ सीजन चल रहा है कि नहीं। जब मानसून स्टार्ट होता है जून मंथ में, तो उस समय इसका सोइंग सीजन होता है, तो यहाँ से आपका खरीफ सीजन स्टार्ट होता है। उसके बाद रबी सीजन जो है आपका विंटर सीजन में स्टार्ट होता है। तो ये दोनों सीजन में कितना ज़्यादा आउटपुट निकल कर आ रहा है, 10 कमोडिटीज़ को पूरी तरीके से देखा जाएगा। अब भाई ये 10 कमोडिटीज़ है क्या। 10 कमोडिटीज़ आप लोग देखो कि ये कैस्टर सीड है, चना है, कोरिएंडर है, कॉटन है, कॉटन सीड है, ग्वार है, गम है, और साथ ही ग्वार सीड है, जीरा है, मस्टर्ड सीड है, रीफ सोया ऑयल एंड सोयाबीन है। तो ये 10 कमोडिटीज़ है, रटना नहीं है, एक दो बार आप लोग देख लो, आप लोग को ध्यान में आ जाएगा। कोई भी यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटीज़ का जो ग्रुप है ना, वो यहाँ पे 40% से ज़्यादा जो है टोटल वेटेज, इस इंडेक्स में जो टोटल वेटेज है उसका 40% से ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। साथ ही इसमें क्या है कि आपका पार्टिसिपेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा कि अपने कमोडिटी रिस्क को देखने के लिए कि जो यहाँ पे प्राइस एंटिसिपेशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट का आपका प्राइस है उसमें कितना यहाँ पे रिस्क है, उस सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे आपका पार्टिसिपेंट को फैसिलिटेट भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइन होगा जो कि सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर देखें एनसी डेक्स के बारे में, तो इनको यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस के साथ पार्टनरशिप भी किया गया है। एक लीडिंग इंडेक्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू हमारा रियल टाइम जो एनसी डेक्स और एग्री डेक्स वैल्यूज़ है ये सारे मेंटेन हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड है, आपका सेबी भी इंक्लूड है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सही तरीके से काम होगा। अब फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे 2 डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव भी जो है आपका यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि जो वैल्यू आपको निकल कर आएगा, यानी कि कोई भी एसेट है अगर उसका आप वैल्यू देखो, या कोई भी कमोडिटीज़ है, जैसे कि आप लोग करेंसी ले लो, मीन्स कोई भी कमोडिटीज़ ले लो, प्रिसाइज यहाँ पे मेटल ले लो, करेंसी ले लो, बॉन्ड ले लो, स्टॉक ले लो, तो ये सारी चीज़ों का जो वैल्यू है ना, उसी को यहाँ पे आपका जो डिराइव किया जाता है वैल्यू, एक या एक से ज़्यादा एसेट या फिर कमोडिटीज़ है, उससे अगर ये वैल्यू आपका निकाला जाता है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल अगर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का आप देखो तो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड अभी हम लोग देखे, फ्यूचर है, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग देखते हो आप लोग, ऑप्शन है, स्वैप है। तो ये सारा जो है ना एक अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का देखने को मिलेगा। फ्यूचर में क्या है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू आप लोग जो है ना क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फ्यूचर में आप लोग जो सेल और परचेज करते हो उसकी प्राइस आप लोग अभी अगर सेट कर लेते हो तो ये आपका फ्यूचर ट्रेडिंग हो जाता है। एनसीडेक्स के बारे में देखें, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंट्री के लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसमें कि सर्विस सेक्टर्स में ये ऑफर करते हैं इंटायर वैल्यू चेन को, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ बेंचमार्क प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। साथ ही यहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी बात है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है।
कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो फंड आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है ऑब्वियस है ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए बनाया जा रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो बातें न्यूज़ में आई है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिनके द्वारा ये अभी अप्रूव किया गया है कि अब यहाँ पे इस तरीके का फंड बनेगा और फंड में जो यहाँ पे टोटल वर्थ रखा गया है वो 15,000 करोड़ का है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में देखें तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आपका फैसिलिटेट किया जाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना है, वो भी डेयरी और मीट प्रोसेसिंग के लिए। वैल्यू एडेड यहाँ पे आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एनिमल फीड प्लांट को इस्टेब्लिश करना है प्राइवेट सेक्टर में। एलिजिबल बेनिफिशरीज की बात करें तो यहाँ पे एफपीओ है यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स होंगे, एमएसएमई सेक्टर्स है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, नॉन फॉर प्रॉफिट और कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है। तो ये सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद करेंगे। फंडिंग की बात करें तो मिनिमम जो 10% मार्जिन मनी है ये यहाँ पे बेनिफिशरीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और बाकी जो 90% है ना वो लोन कॉम्पोनेंट होगा यानी कि यहाँ पे शेड्यूल बैंक के द्वारा यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इस इंटरेस्ट सबवेंशंस की बात करें यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3% इंटरेस्ट सबवेंशंस दिया जाएगा जितने भी बेनिफिशरीज है, यानी कि 10% का जो यहाँ पे मार्जिन मनी बेनिफिशरीज के द्वारा दिया जाएगा। तो टोटल जो दिया जाएगा उसमें जो आपका लोन के बेसिस पे अगर यहाँ पे दिया जा रहा है तो जब ये वापस से रिपेमेंट करेंगे तो उनका जितना परसेंट होगा ना तो उनके 3% से यानी कि टोटल जो यहाँ पे लोन को रिपेमेंट करना है तो उनका जो लोन रिपेमेंट किया जाएगा तो उनका 3% जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी एक फंडा रखा गया है। साथ ही यहाँ पे 2 इयर्स का मोरेटोरियम है प्रिंसिपल लोन अमाउंट का और 6 ईयर का रीपेमेंट पीरियड है। ठीक है, 2 साल का है यानी कि 2 साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा लोन लेने के बाद। 6 साल में क्या है ना कि आपका रीपेमेंट का यहाँ पे टाइम हो जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक क्रेडिट गारंटी फंड को भी यहाँ पे सेटअप करेंगे जिसकी अमाउंट यहाँ पे 750 करोड़ होगा और इसको जो मैनेज किया जाएगा यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, तो क्रेडिट गारंटी क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई लोन लेते हैं और वो लोन को टाइम पे चुकता नहीं कर पाते तो सरकार के द्वारा ये कहा जाता है ना कि वो पूरे लोन को चुकता करेंगे यानी कि क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी जो है ना ये आपका सैंक्शन प्रोजेक्ट के लिए होगा जो कि एमएसएमई डिफाइंड सेलिंग के अंदर जो भी कवर्ड होगा उसी के लिए इस तरीके का क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पे दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या लगाया जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यानी कि 7 टाइम्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइवलीहुड क्रिएशन होगा 35 लाख पीपल का। फार्मर्स के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे बेनिफिट होगा 50 to 60% जो फाइनल वैल्यू है डेयरी आउटपुट का इंडिया में वो यहाँ पे किसान भाई के पास आएगा। ग्रोथ भी देखने को मिलेगा इस सेक्टर्स में जो कि डायरेक्टली यहाँ पे आप देखोगे कि फार्मर्स के इनकम को इम्पैक्ट करेगा, मोटिवेट करेगा फार्मर्स को कि वो इन्वेस्ट करें यानी कि इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट करें। साथ ही इससे एक्सपोर्ट भी हमारा इंप्रूव होगा जितने भी प्रोसेस्ड और वैल्यू एडेड कमोडिटीज़ है। तो ये सारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं ये आपका फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि अगेन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स की स्टैटिस्टिक हमारे इंडिया में क्या है। 2016-17 में देखें तो जितना भी आउटपुट हुआ है लाइव स्टॉक सेक्टर से तो करंट प्राइस जो है अभी आप लोग को 31% देखने को मिलेगा जितना भी आउटपुट है एग्रीकल्चर और इसके अलाइड सेक्टर से। इंडिया में अगर देखें तो हम लोग जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क के पूरे वर्ल्ड में। पर कैपिटा अवेबिलिटी जो मिल्क है ना वो 394 ग्राम पर डे है और वर्ल्ड की पर कैपिटा अवेबिलिटी देखें तो 229 ग्राम पर डे है। अगर हम लोग लेटेस्ट और 20th लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में देखें तो टोटल जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ 535.78 मिलियन है। सो दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो गाइस हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी या फिर एनवायरनमेंट। ओके, तो देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी में 2-3 टॉपिक रहते हैं, काफ़ी शॉर्ट रहता है। तो जिस दिन मैं बिजी रहती हूँ तो मैं उस तरीके के टॉपिक को आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे टाइम होता है तो अच्छे से हम लोग जो है जो मेन टॉपिक है जैसे कि ये इकॉनमी हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, उसके बाद सोशल इशूज़ है, साइंस एंड टेक है, तो वो सारे जो है टॉपिक को आराम से आहिस्ता से समझाना होता है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट के सजेशंस है तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग को जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।